अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू दिस वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर सब्सक्राइब कर लें। एंड लास्ट टाइम मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि मैं जब डिजिटल फोरेंसिक के ऊपर वीडियोस बना रहा था, तो मैं आपको अपनी प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ। एंड इस पर मेरा जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने फॉरमोस्ट टूल एंड बुल्क एक्सट्रैक्टर का यूज़ किया था। तो मेरे से किसी ने पूछा कि जो फॉरमोस्ट टूल है उसके वो इंस्टॉल नहीं हो रहा, उसको इंस्टॉल किस तरह करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं आपको ओवरऑल व्यू दूं कि अगर आपको कोई भी इंस्टॉल करना पड़ता जाता है टूल लिनक्स के अंदर, तो आप किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, क्या मेथोडोलॉजी होती है जो मैं यूज़ करता हूँ या क्या लॉजिक होती है जो यूज़ करनी चाहिए। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताऊँगा। मेरे पास यहाँ पे एक लिनक्स की डिस्ट्रो है जिसको लिनक्स मिंट भी कहते हैं। आप पीछे लोगो भी देख सकते हो उसका, लिनक्स मिंट का। एंड तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि हम किस तरह लिनक्स मिंट के अंदर कोई भी टूल इंस्टॉल कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक जो सा फॉरमोस्ट टूल है इसको इंस्टॉल करने पे नहीं, कोई भी टूल हो आप किस तरह सबके ऊपर सेम लॉजिक होगी। एंड मैं आपको बताऊंगा किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड सबसे पहले मैं इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आए। एंड सबसे पहले किसी भी टूल को इंस्टॉल करने के लिए जो करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि जो पैकेज मैनेजर होता है उसको यूज़ करके ये पता करना चाहिए कि वो टूल आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। अगर मैं यहाँ पे सर्च लिखूँ एंड यहाँ पे फॉरमोस्ट लिखूँ तो ये मुझे एरर देगा, क्योंकि काफ़ी सारी लिनक्स की डिस्ट्रो है जो कि एप्ट गेट के साथ सर्च ऑप्शन को नहीं यूज़ करती, जिस तरह के आप ये देख सकते हैं। बट अगर मैं यही काम अपने ये खुल गया। अगर मैं यही काम अपने पैराटोएस में करूं और यहाँ पे आप देखें कि मैंने यहाँ पे इसको सर्च किया और यहाँ पे ये एप्ट गेट के साथ भी सर्च ऑप्शन यूज़ हो गया है। बट कई लिनक्स की डिस्ट्रो पे नहीं यूज़ होता, तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने एप्ट गेट की जगह एप्ट कैश ही यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप देखें इसने फॉरमोस्ट से रिलेटेड इसको जो भी मिला है सर्च में इसने हमें दिखा दिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फॉरमोस्ट फोरेंसिक प्रोग्राम टू रिकवर लॉस्ट फाइल्स। ये मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि फॉरमोस्ट एक डिजिटल फोरेंसिक के लिए टूल यूज़ होता है जो कि डिलीटेड फाइल्स को या लॉस्ट फाइल्स को रिकवर करने के लिए यूज़ होता है। डाटा रिकवरी प्रोग्राम है ये एक। ओके। एंड नीचे एक और पी एफ फोरेंसिक एक्स्ट्रा, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ पैकेज इंस्टॉल करने के बारे में बात करें। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि मैं एप्ट गेट करके एंड इंस्टॉल कर लूँगा फॉरमोस्ट को, तो वो इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे से परमिशन नहीं मांगी इसने, सीधा इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। मे भी आप लोगों की परमिशन मांगे आपकी डिस्ट्रो पे, बट मैंने 2-3 बार पहले भी इंस्टॉल किया था, शायद इस वजह से इसने परमिशन नहीं मांगी। एंड अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉल हो गया। अगर मैं इसको यूज़ करूँ, आपने इस टूल को फॉरमोस्ट लिख के एंड इंटर नहीं मार देना, माइनस हेल्प लिखना। ओके, ये तो -h मीन्स का -h सपोर्ट करता है ये। अगर आप इसको सिंपल लिख के एंटर मारेंगे तो ये आपका जो सा पीसी है, जो आपका डिस्क है, आपका जो डिफ़ॉल्ट डिस्क है आपका जिसके अंदर ये बूट हुआ हुआ है, ये उसको एनालाइज करना शुरू कर देगा। जहाँ पे जिस डायरेक्टरी में आप होगे, मैं डेस्कटॉप में हूँ तो मेरे डेस्कटॉप को एनालाइज करना शुरू कर देगा मेरे या फिर मेरी पूरी हार्ड डिस्क को। सो इस वजह से आपने इसको क्या कहते हैं रन नहीं करना, इसका हेल्प मेन्यू खोल कर देखना, आपको पता लग जाएगा कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आप रन करना चाहते हो तो रन भी कर सकते हो। अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको रिमूव कर दूँगा। तो ये तो एक तरीका होगा कि हम किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं पैकेज को एप्ट गेट के ज़रिए, एंड किस तरह हम सर्च कर सकते हैं उनको एप्ट गेट के ज़रिए या एप्ट कैश के ज़रिए। तो ये अक्सर बिगेनर्स को ये नहीं पता, तो ये इनके लिए बहुत यूज़फुल रहने लगा है। अक्सर लोगों को भी ये नहीं पता होता और वो सर्चिंग वगैरह में करते हैं, पता नहीं इनको पता नहीं है कि किस तरह टूल इंस्टॉल करते हैं। वो सिंपल इंस्टॉल करके देखते हैं, नहीं हुआ तो इसका मतलब नहीं अवेलेबल। बट अगर सर्चिंग करेंगे आप तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से पता लग जाएगा। अब मैं यहाँ पे अपना टूल को रिमूव कर देता हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि दूसरा तरीका कौन सा इस टूल को इंस्टॉल करने का, या फिर जितने भी मैं कर सकूं तरीके इस्तेमाल। मुझे नहीं था पता ये टूल के इसमें रिपोजिटरी में अवेलेबल होगा या नहीं होगा, एप्ट गेट के जरिए इंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बट कर सकते थे तो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। अब दूसरा एक मेथड ये होगा कि अगर मैं यहाँ पे फायरफॉक्स खोल लूँ और अगर मेरा इंटरनेट सही से चल रहा हो
तो दूसरा तरीका ये कि हम यहाँ पे फॉरमोस्ट लिखेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि लिनक्स के काफ़ी सारे जो टूल्स होते हैं वो ओपन सोर्स होते हैं, इसलिए वो आपको गेटहुब पे मिल जाएगा। मैं फॉरमोस्ट गेटहुब लिखूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको उसकी जो ओरिजिनल ऑफिशियल रिपोजिटरी वो आपको मिल जाएगी, या फिर ये किसी और ने भी बनाई है मे बी। सो ये आपको मिल जाएगी। एंड ये आप यहाँ पे देख सकते हैं सी लैंग्वेज में लिखा है, .c का मतलब ये सी लैंग्वेज में लिखा है। अगर CPP होता तो ये C++ में होता। एंड यहाँ पे इसने आपको मेथड्स बताए कि किस तरह आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम लिनक्स के लिए इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हमारा ये मेथड रहेगा। एंड यहाँ पे आपने कुछ अपने दिमाग से काम लेना है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने टार यूज़ किया, ठीक है। ये टार भी एक अनजिपिंग के लिए यूज़ होता है, एक्सट्रैक्ट फाइल्स करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी एक्सटेंशन जो है GZ है एंड टार है, tar.gz है, इस वजह से इसने टार का यूज़ किया। बट अगर आप इसको क्लोन करते हैं या आप इसको यहाँ से डाउनलोड करते हैं तो ये आपको टार फाइल में नहीं मिलेगा, ये आपको जिप फाइल में मिलेगा। तो अगर आप इसे क्लोन करते हैं तो आपको ये बगैर जिप फाइल में भी नहीं होगा, ये आपको सिंपली फोल्डर मिल जाएगा, आपको एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो कोई भी टूल अगर आपका है एंड आपको रिपोजिटरी में भी नहीं मिला, एप्ट-गेट के जरिए आप उसे नहीं इंस्टॉल कर पा रहे, नहीं आपको मिल रहा, तो आपको सिंपल वो टूल लिखना है एंड उसका नाम लिखना है, उस टूल का नाम लिख के एंड गेटहुब लिख देना है आपको। तो आपको गेटहुब की उसकी रिपोजिटरी मिल जाएगी, गेटहुब में मस्ट अवेलेबल होगा। ओके, ज़्यादातर टूल्स अवेलेबल होते हैं, मे भी कोई एक आधा हो जो ना अवेलेबल हो। जो नहीं अवेलेबल होते उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे आपको डॉक्यूमेंटेशन एंड उनका डाउनलोड मिल जाएगा। ओके, एंड किस तरह इंस्टॉल करना है हर डिस्ट्रो के लिए वो भी आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे हमें इसकी गेटहुब पे रिपोजिटरी मिल गई है, तो हमने इसको देख लिया कि इसे सबसे पहले अनजिप करना है, इसके अंदर जाना, मेक एंड ये मेक इंस्टॉल किया है, इसके बारे में भी आपको मैं बताऊँगा। सबसे पहले तो मैंने इसे डाउनलोड करके ऑलरेडी रखा हुआ है अपने डेस्कटॉप पे, अपने वर्चुअल मशीन के डेस्कटॉप पे। तो मैं यहाँ पे अपना टर्मिनल खोल लेता हूँ वापस से। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा टूल है एंड इसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया। मैं इसको वापस से रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको सही से पता लगे इसको एक्सट्रैक्ट किस तरह करना है, वो भी आपको बता देता हूँ। तो आप अगर अनजिप लिखेंगे तो लिनक्स के अंदर ये बहुत कॉमन इंस्टॉल होता है, इसको इंस्टॉल करने की आई डोंट थिंक की ज़रूरत पड़े, मे भी आपके ना इंस्टॉल हो। तो अनजिप लिखना है एंड उसके बाद आपको उसका पैकेज का मीन्स के जो जिप फाइल है उसका आपको नाम लिखना है एंड आपको सिंपल इंटर मारना, तो ये आपको एक्सट्रैक्ट कर देगा सारी फाइल्स। तो आप इस फोल्डर में जाएं एंड जब लिस्ट करेंगे आप तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी जो सी लैंग्वेज की फाइल्स उसकी हमें वो अवेलेबल हो गई हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ये भी फाइल है बट हम इसको नहीं छेड़ेंगे, ये इसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। ओके, सो यहाँ पे उसने कहा है इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसके फोल्डर के अंदर जाना, जो कि हम चले गए हैं। एंड उसके बाद इसने कहा है कि मेक करना है। अब मेक क्यों करना है, मेक कमांड लिखना ही क्यों है, इसकी वजह क्या है। ओके, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। मेक कमांड होता है एक्चुअली में वो कंपाइल करने के लिए होता है चीज़ों को। ओके, सो अगर आपने कभी C++ लिनक्स के अंदर यूज़ की तो आपने मेक कमांड यूज़ किया होगा। तो जो यहाँ पे आप मेक फाइल देख रहे हो ना, जिसके ऊपर मैंने अभी हाईलाइट किया मेक फाइल। ओके, तो ये मेक फाइल एक्चुअली में मेक कमांड इसको रन करता है, जो आपका ये मेक कमांड होता है ये इसको रन करता है। बट हम इसको पहले देख लेते हैं इस फाइल में ऐसा क्या है कि हमें इसको रन करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने रॉ CC को यहाँ पे GCC के इक्वल रखा हुआ है एंड यहाँ पे और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। GCC एक्चुअल में क्या होता है, GCC एक C लैंग्वेज का कंपाइलर है जो कि आपकी C लैंग्वेज की फाइल्स को कंपाइल कर देता है एग्जीक्यूटेबल में। लिनक्स की हो, विंडोज़ की हो, जो मर्जी हो, एग्जीक्यूटेबल में आपको सिंपल इस पर क्लिक करके रन कर सकते हो। ओके, सो अब यहाँ पे इन्होंने कंपाइल हमें क्यों नहीं दिया, इन्होंने ऑलरेडी हमें C, जो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो C का कोड है इन्होंने ये ऑलरेडी कंपाइल करके हमें क्यों नहीं दिया। इसके दो रीज़न है। फर्स्ट इसका रीज़न ये है कि ये ओपन सोर्स टूल है एंड लिनक्स का आपको पता है लिनक्स के जो टूल्स होते हैं वो ओपन सोर्स ही होते हैं, तो इसलिए इसका सोर्स अवेलेबल उन्होंने आपको किया हुआ है। तो एक तो ये रीज़न है इसका। एंड इसका सेकेंड रीज़न ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिनक्स लिखा है, यहाँ पे सोलरस लिखा है, पता नहीं क्या है, एंड और भी नीचे ये देखिए ये सारे क्या है, ये यूनिक्स भी लिखा हुआ है, ये सारा क्या है, ये सारी एक्चुअली में डिस्ट्रोज है, डिफरेंट लिनक्स की डिस्ट्रोज है। ओके, डेबियन बेस है, कोई किसी और तरीके से करता है, कोई किसी और तरीके से करता है। तो यहाँ पे इन्होंने सबके लिए इसको बताया हुआ है कि मीन्स कि आपको अगर पता हो कि जिस तरह लिनक्स के लिए
एग्जीक्यूटेबल अलहदा से होती है ELF, एंड विंडोज़ के लिए अलहदा से होती है। इस तरह लिनक्स की काफ़ी डिस्ट्रोज होती है जिनके अंदर कंपाइलेशन के लिए उनको रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। मीन्स कि अगर मेरे पास ये लिनक्स मिंट डिस्ट्रो है तो यहाँ पे ये लिनक्स को यूज़ करेगा। ओके, अगर मेरे पास ये वाली डिस्ट्रो होती है जिसका नाम सोलरस है, मे भी मैं गलत बोल रहा हूँ, और अगर मेरे पास यूनिक्स होती तो ये यूनिक्स का मेथड यूज़ करता है। अगर आपको मेक फाइल के बारे में पता है तो आप यहाँ पे मेक फाइल को सिंपली एनालाइज कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा ये क्यों इस तरह कर रहा है। ये हमारी डिस्ट्रो के हिसाब से इसे कंपाइल करेगा। अब जो सा हमारा जो हमने एप्ट गेट के जरिए इसको इंस्टॉल किया था फॉरमोस्ट को, तो वहाँ पे ऑलरेडी हमें कंपाइल मिला था। ऐसा क्यों था? क्योंकि हम जो डिस्ट्रो यूज़ कर रहे हैं उनको पता था हम कौन सी डिस्ट्रो यूज़ करते, इसलिए उन्होंने ऑलरेडी उसे कंपाइल करके हमारी डिस्ट्रो के लिए अवेलेबल रखा हुआ था हमारे पैकेज मैनेजर में। ओके, सो जो हमने नेट से डाउनलोड किया उनको नहीं पता कि हमारी डिस्ट्रो कौन सी है, इन्होंने इसलिए सारी डिस्ट्रो के लिए अलग अलग इन्होंने यहाँ पे कंपाइलेशन का मेक फाइल बनाया हुआ है। अलग अलग मेक फाइल नहीं बल्कि अलग अलग सेक्शन बनाए हुए हैं कंपाइलेशन के लिए। एंड अगर आपको मेक फाइल के बारे में पता तो आप इसको और पढ़ सकते हैं, बट मेरा मेन मोटिव ये था आपको बताने का कि मेक फाइल क्यों यूज़ होती है। मेक फाइल सी की लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स होते हैं इनको कंपाइल करने के लिए यूज़ होती है, यहाँ पे जितने भी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स हैं। एंड यहाँ पे इन्होंने हमें कंपाइल्ड वर्जन क्यों नहीं दिया, कंपाइल्ड हमें इन्होंने सॉफ्टवेयर क्यों नहीं दिया, क्योंकि लिनक्स की डिस्ट्रो के हिसाब से जिस तरह की आपके पास डिस्ट्रो है उस हिसाब से इसे कंपाइल करेगा। ओके, सो इस वजह से इन्होंने हमें मेक फाइल दिया ताकि हम इसको अपनी डिस्ट्रो के हिसाब से अपनी डिस्ट्रो के जिस तरह की हमारी डिस्ट्रो है इसको कंपाइल कर सके। तो मैं यहाँ पे अगर मेक कमांड लिखूँ तो फर्स्ट इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है आपको कि मेक कमांड लिखना है। तो जब हम मेक कमांड लिखेंगे तो क्या होगा कि ये जो मेक फाइल है इसके अंदर जो भी सेक्शन है उससे रिलेटेड वो पहले हमारी डिस्ट्रो चेक करेगा एंड देखेगा कि हमारी कौन सी डिस्ट्रो है, फिर वो हमारी डिस्ट्रो के हिसाब से हमारी डिस्ट्रो के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे इन सारी फाइल्स को कंपाइल कर देगा, ओके, इन सारी को। एंड देखते हैं क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पे मेक लिखता हूँ एंड एंटर मारता हूँ, ओके, हमें एक एरर आ गया, बहुत ब्यूटीफुल एरर आ गया। ओके, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पागल हूँ जो एरर को ब्यूटीफुल कह रहा हूँ, बट अगर आप एक हैकर हो, एक प्रोग्रामर, एक डेवलपर हो तो एरर्स को फेस करना ये आपके लिए बहुत कॉमन बात होती है। एरर्स जो होते हैं ये आपकी लाइफ का एक हिस्सा होती है। ओके, प्रॉब्लम्स को आपको पता है आती हैं लाइफ में। ओके, सो अब यहाँ पे कंपाइल मैंने इसे किया है तो ये एरर आ, मे भी जिस लड़के ने मुझे कहा है कि मैं इसको इंस्टॉल करना बताऊँ तो उसको भी यही एरर आ रहा हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बता रहा है stdio.h नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो इसका क्या मतलब है? मैं अगर आपको एज आ बिगिनर हो तो आप सोचोगे मुझे नहीं पता ये क्या है। ओके, सो मैं भी वही कंसीडर करता हूँ कि मैं एक बिगिनर हूँ, मुझे नहीं पता ये क्या है। मैं क्या करूँगा अब इस कंडीशन में कि मुझे एक एरर आ गया, मेरे टूल को इंस्टॉल करना था, मैं डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से सब कुछ वही किया, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि इस एरर को कैसे फिक्स करते। तो अब हम क्या करेंगे? हम इस एरर को कॉपी करेंगे। हमें इस एरर को नहीं कॉपी करना होगा जो नीचे लिखा हुआ एरर 1, हमने जिस वजह से एरर आया हमने इसको कॉपी करना। अब यहाँ पे देख सकते हैं stdio.h नो सच फाइल और डायरेक्टरी, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। मैं अब आपको एरर फिक्सिंग बता रहा हूँ। अगर आपको कोई भी टूल में एरर आया था या किसी प्रोग्रामिंग में एरर आया था तो आप किस तरह सॉल्व कर सकते हैं उसको। तो मैंने एरर को कॉपी कर लिया, आपको सिंपली यहाँ पे पेस्ट करना है एंड एरर लिख दें या फिर एरर फिक्स जो भी आप लिखना चाहें यहाँ पे लिख दें एंड एंटर मारें। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्टैक ओवरफ्लो का वेबसाइट, जो कि मेरी फेवरेट वेबसाइट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मुझे एरर फिक्सिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। मैं प्रोग्रामर भी हूँ, डेवलपर एंड हैकर सब कुछ हूँ, तो उस वजह से मुझे काफ़ी बार इस वेबसाइट को विज़िट करना पड़ता है। ये प्रोग्रामर, डेवलपर, हैकर सब के लिए बहुत अच्छी वेबसाइट्स है, स्पेशली डेवलपर्स एंड लिनक्स पे जो काम करते हैं उन सब के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने सेम वही एरर का यहाँ पे टाइटल दिया हुआ कि ये एरर हमें आ रहा है, ठीक है। तो हमने इसे यही नहीं बताया कि मैं किस टूल को इंस्टॉल करने में एरर है, हमने सिर्फ उसे ये बताया कि हमें ये एरर आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने क्वेश्चन पूछा हुआ कि मुझे ये एरर आ रहा है एंड यहाँ पे बता रहा है कि इसका सोल्यूशन क्या है। वैसे तो मुझे इसका सोल्यूशन पता है, बट मैं एज अ नूब चल रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता, तो मैंने इसे सिंपल यहाँ पे पेस्ट किया एंड यहाँ पे एरर लिखा, या फिर आप यहाँ पे फिक्स एरर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हाउ टू फिक्स, एंड आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना। तो आपको यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो की वेबसाइट या फिर और भी काफ़ी सारी आप देख सकते हो वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी जो कि इस एरर का फिक्स आपको देते हैं। आपको यूट्यूब पे वीडियोस भी मिल जाएंगी। सो मैं यहाँ पे वेबसाइट खोल लेता हूँ स्टैक ओवरफ्लो की जो मुझे पसंद है। एंड यहाँ पे इसने बताया कि अगर आप मैक ओएस एक्स में है तो आपको किस तरह इसको एरर को ख़त्म करना है, अगर आप ubuntu में है तो किस तरह करना है। एल्पिन पता नहीं कौन सी लिनक्स की डिस्ट्रो, मैंने कभी यूज़ नहीं किया। अगर आप इस डिस्ट्रो में तो किस तरह ख़त्म करना है इसको। तो हम
लिनक्स डिस्ट्रो में, जो कि यूबंटू आप उसे कह सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे लिए कंफर्टेबल रहेगा, बिकॉज यहाँ पे एप्ट यूज़ हो रहा है। एक्चुअली में ये कर क्या रहा है, यहाँ पे एक पैकेज इंस्टॉल कर रहा है जिसका नाम है libc6-div या फिर -div। ये पैकेज असल में क्यों इंस्टॉल कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये जो stdio.h है, ये एक्चुअली में एक लाइब्रेरी है, एक रिक्वायरमेंट है सी लैंग्वेज की। ओके, सो ये सी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है जो कि इसने कोड के अंदर अपने यूज़ की है। एंड ये हमारी ये रिक्वायरमेंट जो ये फाइल है एक, ओके, एंड ये फाइल जो है हमारे लिनक्स डिस्ट्रो में अवेलेबल नहीं है, हमारे पास नहीं है ये फाइल। इस वजह से इसने हमें कहा है कि हमारे पास फाइल नहीं है, डायरेक्टरी भी नहीं है, डायरेक्टरी, और यहाँ पे लगाया कि अगर ये डायरेक्टरी है तो ये भी नहीं है हमारे पास, अगर ये फाइल है तो ये भी नहीं है हमारे पास। तो हमें पता लग गया कि इसको इंस्टॉल किस तरह करना है, इस फाइल को डाउनलोड किस तरह करना है। वैसे डाउनलोड तो नहीं करना, ये एक पूरा का पूरा पैकेज है जिसके अंदर आपकी सी लैंग्वेज की काफ़ी सारी जो होती हैं वो आ जाती हैं, लाइब्रेरीज़ वगैरह, फाइल्स वगैरह जो कि ज़रूरी होती है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एक न्यू टर्मिनल खोल लेता हूँ, इसे जूम कर लेता हूँ एंड अब मैं वही कमांड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं apt-get से इंस्टॉल करेगा libc6-div को। तो मैं इसको यस, अब मैं इसको पासवर्ड दे देता हूँ। ओके, सो अब ये इंस्टॉल कर रहा है इसको। ओके, सो अनपैकिंग, एंड मैंने इसको आई थिंक पहले भी डाउनलोड किया था, तो इस वजह से इसने डाउनलोड नहीं किया इसको। तो अगर आप पहली बार इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको इससे पहले डाउनलोड होगा वो आपका ये पैकेज, मैंने तो पहले उसे डाउनलोड करेगा फिर इंस्टॉल करेगा। सो अब ये डाउनलोड करके इसने इंस्टॉल करना शुरू कर दिया, इसे अनपैक कर रहा है, सेटअप कर रहा है इसको। ओके, तो अब ये इंस्टॉल हो गया। तो अभी हमें एरर आया था, अब हम इसी टर्मिनल पे इस एरर को रिमूव किए बगैर दोबारा से इसको चला के देखते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे दोबारा से मेक लिखता हूँ एंड एंटर मारता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने कंपाइलेशन स्टार्ट कर दी है एंड ओके, सो मे बी इट्स कंपाइल्ड। ये वार्निंग्स वगैरह हैं कुछ जो कि इनके कोड की वजह से वार्निंग्स को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, बट अगर आपको कोडिंग आती तो आप देख भी सकते हैं, अगर आप अपना दिमाग खपाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एंड मैं एलएस करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं .o नाम की काफ़ी सारी यहाँ पे फाइल्स क्रिएट हो गई हैं। ओके, जो फाइल .h में थी, .c में थी, वो .o में कन्वर्ट हो गई है। ओके, तो इसने कंपाइल किया इसको, यहाँ पे helper.o भी है, main.o भी है, जितनी फाइल्स भी थी। ओके, में भी काफ़ी सारी नहीं भी हुई, यहाँ पे cli.c है। सो अगर मैं यहाँ पे मेक और यहाँ पे जिस तरह उन्होंने हमें डॉक्यूमेंटेशन में बताया था, कहाँ गई ये रही, तो यहाँ पे मेक एंड इंस्टॉल लिखेंगे। सो मेक इंस्टॉल, तो यहाँ पे मैं परमिशन डिनाइड कर दे रहा क्योंकि मुझे सूडो की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे प्रिविलेजेस की ज़रूरत पड़ेगी इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने क्या किया है कि इसने फॉरमोस्ट को हमारी जो लोकल और ओवर बिन जो फोल्डर होता है जिसके अंदर हमारे काफ़ी सारे टूल्स होते हैं, उसमें इसने हमें इसे मूव कर दिया है एंड इसे इंस्टॉल कर दिया। ओके, सो अब हम एक और टर्मिनल खोल लेते हैं। ओ जूम हो गया, मैं टर्मिनल खोलना था एक और। सो इस टर्मिनल पे हम क्या करेंगे, हम इस टर्मिनल पे ये देखेंगे कि हमारा फॉरमोस्ट टूल एक्चुअली में इंस्टॉल हो भी गया है या फिर नहीं हुआ। तो पहले वाला जो मैंने apt-get से किया था वो मैंने रिमूव कर दिया था आपके सामने ही, एंड अब मैं यहाँ पे फॉरमोस्ट को लिखा है एंड -- हेल्प लिखता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे -h आना था, मैं पहले भी भूल गया। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने हमें बता दिया है कि इंस्टॉल हो गया एंड इसका मेन्यू अब ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये भी हम आपको दिखा देते हैं। हम नहीं बल्कि मैं दिखा देता हूँ। ओके, इसको वापस से बड़ा कर लेता हूँ, मैंने छोटा पता नहीं क्यों कर लिया, टर्मिनल को छोटा करना था। एंड मैं इस तरह करता हूँ, इसको डेस्कटॉप पे ही यूज़ करता हूँ। तो आई थिंक मैं डेस्कटॉप पे ही हूँ, मैं डेस्कटॉप पे नहीं हूँ, तो मैं डेस्कटॉप पे आया हूँ एंड अब मैं इसको यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं सिंपली फॉरमोस्ट लिखता हूँ, जिस तरह मैंने आपको बताया था। अगर सिंपली आप लिख के इंटर मारेंगे तो आपके डिफ़ॉल्ट जो ड्राइव है या डिफ़ॉल्ट जो आपका फोल्डर है उसको ये स्कैन करना शुरू करेगा। मैं इसके अंदर एक आउटपुट भी डिफ़ाइन कर देता हूँ ताकि जब ये स्कैन कर रहा हो तो कोई ऐसा फोल्डर ये डिफ़ॉल्ट अपना जो फोल्डर बनाते हैं उससे ना बनाए जो कि मैंने डिफ़ाइन किया है। मीन्स के माइनस होगा, मतलब आउटपुट जो है अपना वो आउटपुट नाम के फोल्डर के अंदर बना के उसके अंदर डाल दो। तो मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने स्टार्ट कर दिया स्कैनिंग। एंड अगर आप इस टर्मिनल को यहाँ पे मिनिमाइज़ कर दें एंड यहाँ पे देखें, यहाँ पे आउटपुट नाम का एक फोल्डर बन गया है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने एनालाइज करना शुरू कर दिया है एंड फाइल्स वगैरह ये सर्च कर रहा है अभी। तो
ये एक वर्चुअल मशीन है एंड ये इसके अंदर से सब कुछ निकाल रहा है, तो मैं इसको बंद करना बेहतर समझूंगा क्योंकि मुझे इसको चलाना नहीं है। आप इसको चला के देखें, वर्क करेगा 100% गारंटी। एंड ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था ताकि काफ़ी सारे बिगिनर्स का जो डाउट होता है क्लियर हो जाए कि किस तरह किसी पैकेज को जो सा आता है फाइंड किस तरह कर सकते हैं ऐप गेट के जरिए, ऐप कैश के जरिए, एंड उसको फिर इंस्टॉल ऐप गेट के जरिए किस तरह कर सकते हैं। अगर ऐप गेट आपके पास नहीं अवेलेबल तो आप उसको गेटअप पे देख सकते हैं। गेटअप पे आप उसकी रिपोजिटरी में जाएं, वहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन की गाइड मिल जाएगी। अगर गेटअप पे नहीं है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और भी इसकी वेबसाइट्स काफ़ी सारी हैं जो यहाँ पे देखें, काली लिनक्स भी है और भी काफ़ी सारी वेबसाइट जो आपको इसे प्रोवाइड कर रही हैं कि इसको किस तरह इंस्टॉल करना है, तो आप वो भी देख सकते हैं। एंड हमने देखा कि मेक कमांड क्यों यूज़ किया जाता है। मेक कमांड सी लैंग्वेज को कंपाइल करने के लिए यूज़ किया था, C++ को भी। एंड में हमने देखा कि हमने मेक कमांड को जब रन किया तो हमें एक एरर आया, अनएक्सपेक्टेड एरर, जो कि हमने सोचा भी नहीं था कि हमें ऐसा कोई एरर आएगा। एंड हमें ऐसा कोई एरर आ गया जो कि बहुत ही मज़ेदार चीज़ थी, अगर आपने नोट किया तो। ओके, सो हमने उस एरर को फिक्स करने के लिए उसके बारे में गूगल किया। आप चाहे तो डक डक गो सर्च इंजन भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो आपको वहाँ पर स्टैक ओवरफ्लो की वेबसाइट में भी नीचे मिले, में भी ऊपर मिले, बट मेरे ख्याल से तो सबसे ऊपर ही रहती है हमेशा स्टैक ओवरफ्लो की वेबसाइट एरर फिक्सिंग के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसको एरर को सर्च किया, हमें वेबसाइट मिली स्टैक ओवरफ्लो की, उस पर हमें लिंक मिला उसका सोल्यूशन। तो हम वहाँ पे गए तो हमें उसका एक सोल्यूशन मिला जो कि कुछ फाइल्स को इसने डाउनलोड करके हमारी रिपोजिटरी में सेटअप करना था। तो हमने उसको यहाँ पे अपनी लिनक्स की डिस्ट्रो में ऐप-गेट के जरिए उसको इंस्टॉल कर लिया, डाउनलोड किया उसने पहले उस फाइल्स को, एंड उसने हमारे जिस फोल्डर में उसकी रिक्वायरमेंट थी उस फोल्डर में उसको सेटअप कर दिया। एंड उसके बाद हमने रन किया हमारा मेक कमांड अगेन, एंड इस बार वो वर्क कर गया। एंड उसके बाद हमने मेक इंस्टॉल किया, फिर हमें टूल इंस्टॉल हो गया एंड वर्किंग हो गया वो टूल। आप उसको जिस तरह चाहे भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे हैं तो फेसबुक पे भी मुझे लाइक कर सकते हैं। एंड अगर आपकी कोई क्वेरीज हुई तो आप पूछ सकते हैं। एंड अगर आप लिंक्डइन पे हैं तो लिंक्डइन पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम पे है तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, क्योंकि मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाऊं कि किस तरह कोई भी टूल इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड हमें उसमें एक एरर भी आया जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक एरर है, ताकि आपको एरर फिक्सिंग के बारे में नॉलेज हो जाए। आई होप को अच्छा लगा होगा। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट